अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम जी स्पोर्ट्स के साथ मोहसिन महदी आपकी खिदमत में हाजिर है। मेरे साथ मेरे को होस्ट तलहा आलमगीर भी मौजूद हैं। बात करें अगर कौमी टीम की तो न्यूजीलैंड में मौजूद कौमी टीम इस वक्त मुश्किलात का शिकार है। ओपनर ने रिवायत चेंज ना की और एक बार फिर कौमी टीम को धोखा दे गए। साथ साथ डोमेस्टिक क्रिकेट की अगर बात करें तो हसन अली ने शानदार कप्तानी करके अपनी टीम सेंट्रल पंजाब को फाइनल में पहुंचा दिया। सेंट्रल पंजाब और केपीके का फाइनल 1 जनवरी से नेशनल स्टेडियम कराची में खेला जाएगा। इन तमाम तरह टॉपिक्स पर आज नजर डालेंगे, लेकिन सबसे पहले चलते हैं अपनी टॉप स्टोरीज की तरफ। न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले ही टेस्ट में शाहीनों का बड़ा इम्तिहान। 373 रन्स के हदफ के ताक़ुब में पाकिस्तान ने 3 विकेटों पर 71 रन्स बना लिए। शिकस्त से बचने के लिए शाहीनों को मजीद 302 रन्स दरकार। कल का पहला सेशन बहुत अहम होगा। कोशिश करूंगा कि फवाद आलम के साथ एक लंबी पार्टनरशिप कायम कर सकूं। अजहर अली तो कोशिश यही है कि जो पार्टनरशिप डेवलप हो रही है मेरी और फवाद की, वो मैक्सिमम जाए। वेलिंगटन फायरबर्ड्स ने पाकिस्तान शाहीन्स को T20 मैच में 9 विकेटों से शिकस्त दे दी। दिफाई चैंपियन सेंट्रल पंजाब ने कायदे-आजम ट्रॉफी फर्स्ट क्लास क्रिकेट टूर्नामेंट के फाइनल में जगह बना ली। पाकिस्तान वनडे कप में पहली बार शिरकत करने वाले ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी एरन समर्स की नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर प्रैक्टिस जारी। मोहम्मद आमिर के मामले पर पीसीबी को ग्रूम होने की जरूरत है। बोर्ड खिलाड़ियों के साथ बहुत नाइंसाफी करता है। कश्मीर प्रीमियर लीग की हर फ्रेंचाइज के साथ खेलने को दिल कर रहा है। साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी। बाबर आजम को दिहाई की आईसीसी टीम में शामिल होना चाहिए था। जेसन गिलेस्पी। भारत ने सीरीज के दूसरे टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया को 8 विकेटों से हराकर 4 मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर कर दी। इंग्लिश प्रीमियर लीग पर कोरोना वायरस का एक और बड़ा हमला। एवर्टन और मैनचेस्टर सिटी का शेड्यूल मैच मंसूख, ट्रेनिंग भी मुअत्तल। कोविड-19 जो है वो स्पोर्ट्स की दुनिया को बुरी तरह मुतासर कर रही है। और जैसे कि आखिरी हेडलाइन थी कि मैनचेस्टर सिटी का जो मैच था इंग्लिश प्रीमियर लीग में वो कोविड-19 की वजह से मनसूख हो गया। खैर इस पर भी बात करेंगे, लेकिन जैसे कि मोहसिन ने अपने इंट्रो में बताया कि पाकिस्तान टीम के जो ओपनर्स थे उन्होंने अपनी रिवायत को बरकरार रखते हुए दोनों सफ़र पे आउट हुए और पाकिस्तान टीम को मुश्किलात से दो चार कर दिया। लेकिन करंटली अजहर अली और फवाद आलम की जो पार्टनरशिप है वो जारी है। लेकिन अजहर अली जो कि साबिक कप्तान है कौमी टीम, उन्होंने क्या मौक़िफ़ अपनाया आखिरी मैच के हवाले से, आखिरी दिन के हवाले से, ज़रा आप मुलाहिज़ा फरमाइए। पिच ऑब्वियसली अब इस तरीके का हो गया जिस तरह एशियन कंडीशंस में अगर आप देखें तो 5वें दिन जिस तरह का पिच होता है तो उस तरीके का पिच हो गया है। थोड़ा सा ये करेंगे स्पिनर को एक्स्ट्रा बाउंस मिलता है इस पिच पे, लेकिन मेन आई थिंक स्टिल जो फ़िलहाल उनकी जो बॉलिंग है वो फास्ट बॉलिंग पे ही रिलाई किया है उन्होंने अभी तक। और वो जो है उसमें कुछ बॉल नीचे रहे हैं, कुछ बॉल स्लो आए हैं। नया बॉल थोड़ा बैट पर अच्छा आ रहा था, लेकिन उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जैसे बॉल पुराना हुआ, जिस तरह उन्होंने लाइन्स अपनी थोड़ी स्ट्रेट की, विकेट टू विकेट बॉल किए तो थोड़ा सा हार्ड हो गया शॉट खेलना। तो आई थिंक वो थोड़ा चैलेंज होगा बैट्समैन के लिए। और कोशिश यही है कि जो पार्टनरशिप डेवलप हो रही है मेरी और फवाद की, वो मैक्सिमम जाए। देखें सिंपल सी बात है, जब पाँचवें दिन आप बैटिंग करते हैं और जिस तरह का ये पिच है हमेशा चैलेंजिंग होता है, अप एंड डाउन भी होता है काफ़ी। तो कोशिश ये करेंगे जिस स्टार्ट अच्छा करें और पहला सेशन अच्छा खेलना बहुत ज़रूरी है। पहला फोकस उस पर है, उसके बाद देखेंगे कि सिचुएशन कैसी है, कितना रन रेट है, क्या है। लेकिन सबसे बड़ा ये है कि स्टार्ट अच्छा होना बहुत ज़रूरी है किसी भी दिन का। तो हमारा फोकस होगा जिस तरह से गेम चलेगी उस तरह लेके चलें उसको। जी हाँ, आपने सुनी साबिक कप्तान अजहर अली की वही पुरानी रिवायती बातें। इस जगह अगर अजहर अली के अलावा कोई और होता तो वो भी शायद ये बातें करता। और अजहर अली ने बात भी कही कि उन्होंने जो मुखालिफ टीम है न्यूजीलैंड, उन्होंने अपने बॉलर्स पर रिलाई किया। हमने किस पे रिलाई किया ये बात हमें अभी तक समझ नहीं आई। इस वक्त हमारे साथ मैच पर बात करने के लिए मौजूद हैं, इससे पहले भी हमारे शो का हिस्सा बनी रही हैं। साथ साथ सोशल मीडिया की अगर बात करें, काफ़ी फॉलो करते हैं लोग उनको सोशल मीडिया पर, क्रिकेट पर काफ़ी गहरे निगाह रखती हैं। मैं बात कर रहा हूँ फीमेल सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट आलिया रशीद की। आलिया, आपको वेलकम करेंगे शो में। जी बहुत बहुत शुक्रिया। ये आलिया, मैच के हवाले से अगर बात करें, जिस तरह आपने सुना अजहर अली ने क्या बात की, कल कैसा देख रहे हैं? अजहर अली और फवाद आलम क्रीज पर मौजूद हैं। साबिक क्रिकेटर्स तो ये बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम को मैच जीतना तो बहुत मुश्किल है, यानी शिकस्त के दाने पर पाकिस्तान टीम खड़ी है। क्या कहेंगे इस मैच पे? जाहिर है कि पाकिस्तान को जीतने के लिए 302 रन की जरूरत है। न्यूजीलैंड को 7 विकेटें चाहिए और न्यूजीलैंड का पल्ला भारी नजर आता है।
मगर जिस तरह अभी अजहर अली भी कह रहे थे कि बॉल जो है बल्ले पे इतना सही नहीं आ रहा, शॉट्स से नहीं खेले जा रहे, तो मेरा ख्याल है कि बहुत बड़ी बात होगी अगर पाकिस्तान ये मैच ड्रॉ कर जाए तो बहुत ही बड़ी बात होगी, क्योंकि आपको पता है जितने उनके न्यूजीलैंडर्स जो हैं वो लीथल बॉलर्स हैं और बहुत मुश्किल हो रही है हमारे बैट्समैनों को, क्योंकि अनइवन सा बाउंस है, कभी होता है कभी नहीं होता, कभी बॉल नीचे भी रह जाता है। तो एक तरह से एडवांटेज भी हो सकता है कि अगर एप्लीकेशन की सारी बात है कि अगर आप हेड डाउन करके ये सोच के ये एक टारगेट बना के जाते हैं कि हमने हर सूरत में अपनी विकेट जो है वो नहीं गंवानी और हमने सेशन बाय सेशन जो है वो हैंडल करना है सिचुएशन को, तो ही ये मुमकिन हो सकता है कि पाकिस्तान इस मैच को ड्रॉ करे, जिसके चांसेस बहुत कम नजर आते हैं। ठीक है पाकिस्तान जी ठीक है आलिया, ये बताइएगा कि पहले भी तो ये मुमकिन तो हुआ है, क्योंकि 2015 में भी एक ऐसी सिचुएशन आई थी जब आखिरी दिन का खेल था और 300 प्लस रन पाकिस्तान टीम को चाहिए थे, और आपको याद होगा कि यूनुस खान और शान मसूद की जो सेंचुरीज थी उसकी बदौलत पाकिस्तान टीम ने ये मार्का सर कर लिया था। तो पॉसिबल तो है, ऑफकोर्स अनइवन बाउंस इस पिच पे मौजूद है, जो कि बेओवल हमेशा से जाना जाता है कि बाउंस रेगुलर नहीं मिलती, और अब 5वां दिन है, स्पिनर्स को हेल्प भी मिलेगी, तो लेकिन पॉसिबिलिटी तो है कि वी कैन चेज दिस डाउन। देखिए, क्रिकेट में तो जब तक आखिरी बॉल डिलीवर ना हो जाए आप कुछ भी नहीं कह सकते ना, तो यही मैं कह रही हूँ कि एक तरह से ये सारी चीज इस बात की समझ पे है, इसकी टीम की रिक्वायरमेंट जो है वो क्या है, और काफी चैलेंजिंग है पाकिस्तानी बैट्समैनों के लिए, क्योंकि जो पेस है और जिस तरह से उनका बाउंस वेरी कर रहा है और जितनी जबरदस्त वो बॉलिंग करवा रहे हैं उसके में पाकिस्तानी बैट्समैनों को शायद वो इतने आसानी से टिकने नहीं देंगे। खास तौर पे सुबह का जो 2 घंटे हैं वो बहुत ज्यादा पहले सेशन के जो है वो इम्पोर्टेंट होंगे। अगरचे अजहर अली और जो खेल रहे हैं साथ कौन खेल रहे हैं, हाँ फवाद आलम, तो फवाद आलम इन दोनों का इतना तजुर्बा है डोमेस्टिक क्रिकेट का कि जहाँ पे इन्होंने 4 डे क्रिकेट बहुत खेली है और बहुत जबरदस्त स्कोर किए हैं, लंबी इनिंग्स खेलने के घोड़े हैं ये दोनों ही। और अजहर अली जो है वो जिस तरह इंग्लैंड से अभी सेंचुरी स्कोर करके उन्होंने सेकंड टेस्ट में बचाया था, तो वो भी अपनी फॉर्म में है, और फवाद आलम के लिए भी बहुत एक अपॉर्चुनिटी है, इंटरेस्टिंग सिचुएशन है कि एक चांस है, एक ओपनिंग है कि वो अपने स्किल को साबित करें कि अगर उनका टीम में आना बनता है तो देखिए जितना आप अपना इम्पैक्ट डालते हैं, जितना आप अपनी टीम के लिए मैच विनर बन सकते हैं, वही सिचुएशन है, एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको ग्राइंड करना पड़ता है अपने आप को किसी भी चीज की टॉप पे पहुंचने के लिए। तो फवाद आलम जो कि सिर्फ उन्हीं की बात में क्या करूं कि सिर्फ फवाद आलम ही कमजोर नहीं है फास्ट बॉलिंग के आगे, हमारे सारे प्लेयर्स जो है उनको देखें, आप ये देखें ना कि आबिद अली की परफॉर्मेंस और टेक्निक क्वेश्चनेबल नहीं है कि अब आप पाकिस्तान से बाहर जाते ही उनके वो यहाँ पे इतने जबरदस्त स्टार्ट करने के साथ ही सेंचुरियां बनाने के साथ ही हमने इंग्लैंड में भी उनको देखा, उन्होंने अपने बहुत शॉट कंट्रोल किए हुए थे, उनसे जो है वो स्विंग जो टैकल नहीं होती थी। शान ने जो आज ड्राइव वाली बॉल पे पूरी शॉट जो है वो नहीं खेली, निक हो गए, तो ये सारी चीजें तो हमें नजर आ ही रही हैं। वो शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल हो या बैक ऑफ लेंथ बॉल हो, हमारे प्लेयर्स से वो मैनेज नहीं हो रही हैं, तो हमें कल तो जो होगा वो देखा जाएगा, जाहिर हम उसी पे बात कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली तो अफसोस इस बात पे होता है कि हम लोग अपनी एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी जो है उसके ऊपर काम क्यों नहीं करते, हम अपनी कंडीशंस को क्यों इम्प्रूव नहीं करते कि जिससे हमारे प्लेयर्स, क्योंकि देखिए एक तरफ इंडिया जो है वो ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम को हरा रहा है 36 पे आउट होने के बावजूद, और दूसरी तरफ पाकिस्तान की टीम जो एक जमाने में इतनी एग्रेसिव और हर लिहाज से बहुत बेहतर होती थी इंडियन टीम से, आज हम लोग जो है वो बिल्कुल पीछे चले गए हैं, और इंडिया की टीम जो है वो इतने जबरदस्त प्लेयर्स बॉलर, आप मतलब हम किस बात को रोए ना, हमारे बॉलर जो है वो आउट नहीं कर पाते, उनके पास पेस नहीं है, उनके पास वो रिवर्स नहीं कर पाते, और नसीम शाह जो है वो लग नहीं रहा है कि वो टेस्ट के लिए बिल्कुल मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। क्या हम वक्त से पहले लोगों को इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, टेस्ट कैप्स आसानी से दे रहे हैं, या हमारे पास इतना कहर पड़ गया है कि हमें कोई प्लेयर्स ही नहीं मिल रहे जो कि टेस्ट खेल सकें। तो ये काफी सिचुएशन काफी ट्रिकी है पाकिस्तान के लिए। ऑब्वियसली मोहम्मद आमिर के जाने से और वहाब के टेस्ट छोड़ने से भी फर्क पड़ा है।
बिल्कुल आमिर, और वहाँ के जाने से भी जो रेड बॉल क्रिकेट है उसमें फ़र्क पड़ा है। आलिया, बहुत सारे बेशुमार सवालात आपने उठाए हैं और इस वक्त हमें एक ऐसी शख्सियत ने ज्वाइन किया है जो इससे पहले भी हमारे शो में आते रहे हैं और बहुत सारे कराची में या पूरे पाकिस्तान की अगर बात करें ऐसे बेशुमार क्रिकेटर्स हैं जिनके वो कोच रहे हैं, बिला झिझक बात करते हैं, खुलकर तबसरा करते हैं। मैं बात कर रहा हूँ साबिक फर्स्ट क्लास क्रिकेटर साजिद खान की। साजिद खान, वेलकम करेंगे आपको शो में। कैसा देख रहे हैं कल के मैच को? आलिया ने अभी बात की कि इंडिया ने विराट कोहली और रोहित शर्मा के बगैर ऑस्ट्रेलिया को बैकफुट पे किया और कामयाबी हासिल की। पाकिस्तान कहाँ जा रहा है? बहुत शुक्रिया मोहसिन मेहदी, आपको और तला को, और पाकिस्तान की बहुत ही बड़ी मारू पोस्ट अगर अब बात की जाए हमारी पाकिस्तान की स्पोर्ट की, अगर बात की जाए इस तरह आलिया रशीद साहिबा बात कर रही थी, ये है हमारे रोल मॉडल जो पाकिस्तान में अगर हम बात करते हैं सहाफत की दुनिया में। उन्होंने बहुत प्यारी बात की, इसको इस तरह आगे बढ़ाया जाता है। क्रिकेट में लॉबी सिस्टम, लैकिंग डिसलैकिंग और पाकिस्तान में अना, तो ये चीजें खत्म हो तो आगे जा सकते हैं। जिन्होंने आलिया रशीद साहब ने बात की, इंडिया अगर 36 पर आउट होने के बाद कम बैक कर सकता है और अपने स्टार प्लेयर के बाद अगर वो टेस्ट मैच जीत सकता है बाबर आजम के बाद, और पाकिस्तान क्रिकेट टीम टेस्ट मैच जो क्वालिटी ऑफ क्रिकेट हम बात कर रहे हैं, और हम बात करें न्यूजीलैंड की फास्ट बॉलर की, अगर मैं बात करूं 700 टेस्ट विकेटें हैं, उनसे 3 फास्ट बॉलर की बात करूं, और हमारे सारे बॉलर की हम बात करें जो बात की जाए तो 100 के 150 टेस्ट विकेटें होंगी। तो ये वाज़ेह फर्क नजर आ रहा है पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के फास्ट बॉलिंग के दरमियान। और उसके बाद आपने बहुत प्यारी बात की थी, शान मसूद की बात करूं, आबिद अली की बात करूं। देखिए, बैट्समैन जो होता है क्वालिटी प्लेयर जब बनता है उसको गेम खेलना आता हो और पिच पे खड़ा होने आता है। यहाँ पर बैलेंस बराबर नहीं है। शान मसूद इंग्लैंड से लेकर न्यूजीलैंड तक पहुंच चुके हैं। आबिद अली साहब जो टेक्निकल फॉल्ट है उनमें वो यहाँ नजर आ रहा है, मगर तमाम चीजों पे मैनेजमेंट जो ना है, मैनेजमेंट कहूंगा वकार यूनुस चौधरी बने हुए क्रिकेट के, वो कब पाकिस्तान क्रिकेट के वकार यूनुस की आप बात कर रहे हैं साजिद भाई। आलिया, आपकी जानिब आऊंगा, वकार यूनुस से मुतालिक अब तो शाहिद खान अफरीदी भी बात करने लग गए हैं कि मोहम्मद आमिर के साथ वो सलूक किया गया जो मेरे अब्दुल रज़ाक और शुएब अख्तर साहब के साथ सलूक किया गया था। इशारत उनका वकार यूनुस के साथ ही, क्योंकि इन तमाम प्लेयर्स के प्रॉब्लम्स जो थे वो वकार यूनुस साहब ही थे। तो आमिर की रिटायरमेंट से मुतालिक अगर हम बात करें, जैसे आपने भी कहा था कि पाकिस्तान आर रियली मिसिंग मोहम्मद आमिर, गालिबन आप ये कहना चाह रही हो कि एक्सपीरियंस जो बॉलर है वो पाकिस्तान न्यूजीलैंड में मिस कर रहा है। तो डिसीजन जो था आमिर का, कि आपको वो दुरुस्त लगा, या जो स्टांस था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का? क्योंकि एक 3 लाइनर उनकी प्रेस रिलीज आई थी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की इस मामले पे। देखिए, ऐसा है कि सबसे पहले मैं साजिद भाई का शुक्रिया अदा कर दूं कि उन्होंने इतने अच्छे अल्फाज मेरे लिए इस्तेमाल किए। मैं तो एक बस हम्बल सी जर्नलिस्ट हूँ। दूसरी बात यह है कि आमिर एक प्लेयर का जो प्रोफेशनल प्लेयर होता है ना, उसका एक अपना डिसीजन है कि अगर वो टेस्ट नहीं खेलना चाहता तो आप उसको मजबूर नहीं कर सकते। लेकिन उसके साथ साथ प्लेयर्स को भी ये तय करना होगा कि उन्होंने टीम की रिक्वायरमेंट को समझना है। क्रिकेट बोर्ड आपके ऊपर एतमाद करके आपको इतना लंबा रन दे रहा है, और आमिर को तो बहुत बड़े एहसान है कि क्रिकेट बोर्ड ने उनको दोबारा लेके आए। इतने सारे सारा जो उनका केस हुआ था 2010 वाला, उसके बाद से तो, मगर एक कम्युनिकेशन प्रॉब्लम जो है ना वो मैनेजमेंट में नजर आती है हमें, कि वो प्लेयर्स के साथ बात नहीं करते। जिस तरह से आमिर ये कहते हैं कि जी मुझे तो ट्वीट के जरिए पता चला कि मैं टीम में नहीं हूँ। सही कम्युनिकेशन ये चीजें जो है ना, ये सही नहीं है। इसमें आपको, अगर आप किसी प्लेयर को ड्रॉप कर रहे हैं, उसको रेस्ट दे रहे हैं, तो उसको बताएं, उससे बात करें, उसको कम्युनिकेट करें कि भाई हमें आपकी जरूरत नहीं है, या हमें यहाँ पे आपकी इस लेवल पे जरूरत है। इस तरह से जब आप छोड़ देते हैं ना, हमारा एक कल्चर है कि हमारे अंदर इतनी इखलाक की जरूरत नहीं होती। जनरली हम मुआशरे की बात करें कि हम किसी को ये बता सकें कि ये इस वजह से मैं आपको ड्रॉप कर रहा हूँ या आप यहाँ लैग कर रहे हैं। यानी आप ये कह रही है कम्युनिकेशन गैप बिटवीन क्रिकेट बोर्ड एंड प्लेयर्स ही आपको नजर आ रहा है? जी बिल्कुल, बहुत ज्यादा नजर आता है, जिसकी वजह से मैनेजमेंट में और प्लेयर्स में ये गैप नजर आ रहा है। जिसकी वजह से थोड़ा सा कसूर प्लेयर्स का भी है कि वो अपने आप को बहुत ज्यादा एक मैनेजमेंट से बहुत ऊपर की चीज समझते हैं। मैनेजमेंट जो है वो, जिसमें मिसबाउल हक भी हैं और वकार यूनुस को भी आप सामने रख लीजिए, तो ऑब्वियसली उनकी तो कोशिश और ख्वाहिश यही होती है ना कि बेस्ट प्लेयर जो है वो खेलें, ताकि उन्होंने भी तो, उनकी नौकरियां भी स्टेक पे लगी हुई है ना, उनको रिजल्ट चाहिए, रिजल्ट के लिए अच्छे प्लेयर्स चाहिए। अच्छे प्लेयर्स के साथ
अगर प्लेयर्स के भी बहुत सारे मसाइल हैं, वो सीखने की बात पे भी वो सीखते नहीं है, बात नहीं सुनते हैं। जब आप स्टार बन जाते हैं तो आपका कंडक्ट चेंज हो जाता है। हमारा ये अनफॉर्चुनेटली बहुत ही अजीब इशू है पाकिस्तान में। तो इसमें दोनों तरफ के मसाइल हैं, प्लेयर्स के भी और मैनेजमेंट की हैंडलिंग भी वीक है। तो इसको थोड़ा सा बैलेंस करने की जो है क्रिकेट बोर्ड को इस पर जरूर देखना चाहिए। और दूसरा ये कि एकदम से प्लेयर्स किसी भी फॉर्मेट से अगर निकल जाएंगे, जो तजुर्बाकार बॉलर्स होंगे या बैट्समैन होंगे, तो वो मुश्किल होगी। इसलिए ग्रेजुअल प्रोसेस होना चाहिए। और लेकिन ये कम्युनिकेशन से ही मुमकिन है। जब आप दूसरे को ये बताएंगे कि हमने ये गेम प्लान बनाया या इतने सालों का हमने इस तरह से सोचा हुआ है और हम ये चाहते हैं कि आप फला जो वर्ल्ड कप्स आ रहे हैं उस सब तक खेलें या नहीं खेलें, या बायलैटरल सीरीज आ रही है उस पर खेलें, तो ये जरूरी है कि आप पहले बात करें। आप हमारे यहाँ कोई एक दूसरे से बात नहीं करता है, ये एक बहुत बड़ा इशू है। बिल्कुल, ये बहुत बड़ा इशू आप समझती हैं कि कम्युनिकेशन गैप है पीसीबी और प्लेयर्स के दरमियान। लेकिन आलिया, ये क्या फॉल्ट है कि हमने देखा आबिद अली जैसे प्लेयर्स पाकिस्तान में तो रन्स करते हैं, एशियन विकेटों पर रन्स करते हैं, लेकिन बाहर जाते हैं तो बिल्कुल ही एक्सपोज हो जाते हैं। यहाँ पे आप क्या कहेंगी, यहाँ पे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को क्या बैलेंस करना चाहिए? क्या डोमेस्टिक में इस टाइप की विकेट्स बनानी चाहिए कि जिसमें बाउंस ज़्यादा हो ताकि हमारे प्लेयर्स यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा खेलें, तो बाहर जाके इस तरह एक्सपोज ना हो? बिल्कुल, देखिए मसला पता क्या है कि सिर्फ ये इस सीरीज की बात नहीं है। मसला ये है कि जब हमारे पास सुपरस्टार प्लेयर्स है ना, तब भी आप स्टैट्स उठा के देखिए तो आप कितनी सीरीज जीती हुई है आपने ऑस्ट्रेलिया में, आपने बाहर जाके कितनी सीरीज जीती है, लेकिन उसके बावजूद हमारे पास ऐसे प्लेयर जरूर थे। अब अनफॉर्चुनेटली जो इस वक्त बंच खेल रहा है ना, वो बिल्कुल ही उनके अंदर जो है वो अडेप्टेबिलिटी की सलाहियत कम है, अपनी एप्लीकेशन की सलाहियत कम हो रही है। और जो कंडीशंस हैं वो इतना स्टार्क डिफरेंस उनके अंदर फील हो रहा है। और हमारे जो प्लेयर्स हैं, खासतौर से जो हमारे बैट्समैन हैं, उनका फुटवर्क है, उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है, उनका जो कॉन्फिडेंस है, वो दिमाग ऐसे लगता है कि जैसे स्टक हो गया इस खौफ से ही कि ओ यहाँ तो एक्स्ट्रा बाउंस जनरेट हो रहा है, यहाँ पे मैं स्विंग कैसे हैंडल करूंगा, सीम कैसे हैंडल करूंगा। वो चीज जो है ना, वो फियर बन के उनके अंदर बैठ गई है। और कई बार तो ऐसा लग रहा था कि पहली इनिंग्स का ही डर दिल में है, क्योंकि दे वर एक्चुअली स्टकिंग इन द क्रीज। ऐसा लग रहा था कि वो फुट मूवमेंट बिल्कुल प्लेयर्स की हमारी नजर नहीं आ रही थी। साजिद भाई, टेस्ट मैच पर तो हम आगे चल के भी बात करेंगे, लेकिन आईसीसी ने टीम ऑफ द डेकेड अनाउंस कर दिया। और आप तो हमारे शो में कहते हैं कि आईसीसी इज नॉट द इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इट्स इंडियन क्रिकेट काउंसिल। लेकिन इन टीम ऑफ द डेकेड्स में हमने देख लिया कि वाकई अगर आईपीएल की टीम ऑफ द डेकेड आप बोल दें तो वो शायद नजर आ रही थी हमें, खासतौर पे T20 में। और अगर स्टैट्स की हम बात करें तो बाबर आजम ने, ठीक है 2015 में उन्होंने डेब्यू किया या वो आए, लेकिन एबी डिविलियर्स से अच्छी एवरेज उनके पास, रन्स उनके पास, कम मैचेस उन्होंने खेले हुए। साथ साथ बॉलिंग डिपार्टमेंट की बात करें तो आपने जसप्रीत बुमराह को वहां पर शामिल किया हुआ, लेकिन उमर गुल जिनकी उनसे अच्छी इकोनॉमी रेट, उनसे अच्छा उनका एवरेज, उनसे ज्यादा उनकी विकेट्स और उनसे अच्छा उनका बेस्ट एवरेज विकेट टेकिंग एबिलिटी एज वेल। तो इसको कैसे देखा आपने? मतलब आईसीसी ने तो धज्जियां ही उड़ा दी कि मेरिट तो है ही नहीं उनका। देखिए, आपने मेरा सवाल का जवाब तो अपने इंट्रो में दे दिया। और आईसीसी को चला कौन रहा है? पूरी इंडियन लॉबी चला रही है। 95% आईसीसी को चला रहे हैं। सारे मार्केटिंग डिपार्टमेंट का हर जगह आईसीसी में इंडियन लोग बैठे। मगर आईसीसी में यकीनी तौर पर मेरिट का खुला कत्ल हुआ है। अगर बाबर की बात करूं, उमर गुल की बात करूं, या सईद अजमल की बात करूं, ये तीनों टीमें आ सकते थे। और यहाँ तो पाकिस्तान के जो लोग हैं उनकी आईसीसी में लॉबी नहीं है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को यहाँ पर काम करना पड़ेगा। आज पाकिस्तान 2021 में जा रहा है कि हमारा एक प्लेयर नहीं है, और बाबर आजम ने 2015 में प्रूव किया तीनों फॉर्म में वर्ल्ड का बेस्ट प्लेयर है। यहाँ पर खुली बदमाशी है इंडियन लॉबी ने प्रूव कर दिया, बता दिया टन तना, जिसको चाहेंगे लेके आएंगे, जिसको चाहेंगे नहीं लेके आएंगे। तो यहाँ पर ये चीज तो वादे तौर पर प्रूव हो गई, टन तना इंडियन आईसीसी को चला रहा है। बिल्कुल टन तना इंडिया आईसीसी को चला रहा है। लेकिन शाहिद भाई, ये जो टीम्स बनाई गई है ये ऑनलाइन वोटिंग के जरिए बनाई गई थी। यकीनन पाकिस्तान पर इसलिए नहीं जीत सकता क्योंकि हमारी आबादी इंडिया से बहुत ज़्यादा कम है। आलिया, इस पे आप क्या कहेंगी? जी बिल्कुल, साजिद भाई जिस तरह बयान कर रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और T20 में एटलीस्ट मैं समझती हूँ कि बिल्कुल सही कह रहे हैं कि उमर गुल हो गए, उनकी परफॉर्मेंस बहुत जबरदस्त है, क्योंकि आप पूरी एक दिहाई की टीम बना रहे हैं। कोई 1-2 सालों की टीम नहीं है। बाबर आजम का T20 के जबरदस्त बैट्समैन है, नंबर 1 बैट्समैन है। तो नाइंसाफी तो बिल्कुल है, इसमें कोई शक नहीं है। और क्योंकि आईसीसी का जो
टिल्ट है वो बहुत ज्यादा हमें नजर आता है बीसीसीआई की तरफ, तो ये यकीनन, मगर इस पे मेरा ख्याल है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी अपनी पब्लिक रिलेशनिंग भी थोड़ी सी इंप्रूव करनी चाहिए, कोई अपनी गुडविल भी बढ़ानी चाहिए, अपना इन्फ्लुएंस भी इस्तेमाल करना चाहिए, और ये जरूर देखना चाहिए कि हम कहाँ कहाँ अपने प्लेयर्स को हक दिलवा सकते हैं। मगर एक चीज और भी हमें देखनी होती है ना, एक दो जातियां तो हैं, लेकिन जनरली आप देखें तो हमारा प्रॉब्लम ये है कि हमारे जो प्लेयर्स हैं वो, आप सिर्फ स्टैट्स नहीं देखते ना, सिर्फ परफॉर्मेंस नहीं होती, आप देखते हैं कि इम्पैक्ट क्या है, मैच विनिंग परसेंटेज क्या है, इस परफॉर्मेंस की वजह से टीमें कितनी दफा जीती हैं, तो ये सारी चीजें भी देखनी होती हैं। कोशिश हमें ये करनी चाहिए कि बजाय कि हम दूसरों को बुरा कहें ना, हम अपना स्टैंडर्ड जो है वो रेज करें, हम अच्छी क्रिकेट खेलना शुरू करें, हम वो क्रिकेट खेलना शुरू करें जो हमारी 90s में थी या उससे पहले थी। तो अब तो हम बहुत ज्यादा बजाय प्रोग्रेसिव खेलने के पीछे जाते जा रहे हैं, और इसके बहुत सारे फैक्टर्स तो हैं, बड़ी लंबी उस पर बात हो सकती है, लेकिन ये बहुत जरूरी है कि हम पहले से ये तय ना कर लें कि ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका तो हमने जाके हारना ही हारना है, इसकी तो कोई जरूरत ही नहीं है। और आप ब्रैकेट में आप देखिए कि बेस्ट टीमें जो हैं वो 4 ऊपर हो गई हैं, और पाकिस्तान जो है वो श्रीलंका, वेस्ट इंडीज नीचे आता जा रहा है, बांग्लादेश इसके लेवल पे आ रहा है, जो कि अफसोसनाक बात है। हमें हर सूरत में बिल्कुल अफसोसनाक बात है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम जिसका एक उरूज था वो अब श्रीलंका, वेस्ट इंडीज़ की फहरिस्त में आई है। बहुत बहुत शुक्रिया आलिया रशीद आपका कि आपने अपना कीमती वक्त जी स्पोर्ट्स में दिया। इंशाल्लाह आपसे आगे भी वक्त लेते रहेंगे। वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद जब आएंगे तो मजीद इस डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। कहीं मत जाइए, देखते रहिए जी स्पोर्ट्स। वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। और ब्रेक के बाद जैसे कि हम बात कर रहे थे कि आईसीसी ने टीम्स ऑफ द डेकेड अनाउंस की हैं, और हम पहले भी शो में बात करते रहे आईसीसी की नाइंसाफियों की, और इसलिए हमने शो में आईसीसी को नॉट इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल बट इंडियन क्रिकेट काउंसिल का लकब दिया था। साजिद खान साहब जिन्होंने ये लकब सबसे पहले दिया था वो हमारे साथ आज शो में मौजूद हैं। साजिद भाई, शाहिद खान आफरीदी ने आज बयान दिया और वो बयान मोहम्मद आमिर से रिलेटेड है। उन्होंने बोला कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इस मामले पर, आमिर के मामले पे ग्रूम होने की ज़रूरत है। उन्होंने क्या मजीद बातचीत की, ज़रा आप भी मुलाज़ा फरमाइए। पीसीबी का रोल हमेशा एक बाप की तरह होना चाहिए, इसको मैं पहले भी मेंशन कर चुका हूँ। मेरे साथ भी बहुत दफ़ा चीज़ें हुई हैं, शोएब अख्तर, हर एक के साथ, रज़ाक, सबके साथ ये हुआ है। ये कोई अच्छी रिवायत नहीं है। पीसीबी को भी ग्रूम होने की ज़रूरत है। पीसीबी का काम है कि प्लेयर्स को भी ग्रूम करें, लेकिन अपनी गलतियों पे भी नज़रसानी लाजमी रखें। ये कोई तरीका नहीं है। काफ़ी अरसे से जब चीज़ें होती है तो बंदा सीख लेता है उन चीज़ों से। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो नई मैनेजमेंट है, एहसान मानी साहब, वसीम खान, वो इन चीज़ों को लाजमी रियलाइज़ करें कि पास्ट में भी ये चीज़ें हुई हैं, आगे भी हो रही हैं। मैं तो ये समझता हूँ कि प्लान बताना चाहिए। क्रिकेट बोर्ड का जो भी प्लान है वो प्लेयर से लाजमी डिस्कस होना चाहिए। ये चीज़ें मीडिया में नहीं आनी चाहिए। मीडिया में आती हैं, ग्लोबली जाती है, एक बड़ा गलत मैसेज जाता है पाकिस्तान की तरफ से, पाकिस्तान बोर्ड की तरफ से। मिल बैठ के हर चीज़ हल हो सकती है, सिर्फ अगर आप करना चाहो तो। यहाँ शाहिद खान आफरीदी की आपने बात सुनी, उनका यही कहना था कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बड़े जैसा रोल अदा करना चाहिए, बाप जैसा रोल अदा करना चाहिए। शाहिद खान साहब क्या कहेंगे? शाहिद आफरीदी ने तो मोहम्मद आमिर को एक बार फिर यहाँ पर सपोर्ट किया है। देखिए, ग्रेट शाहिद आफरीदी की बहुत पॉजिटिव बात है, सच्चे पाकिस्तानी की बात है। मैं ये यहाँ पर जरूर शाहिद आफरीदी को कहूँगा, इनकी बात में वजन है। और पाकिस्तान का एक लेजेंड आज शाहिद आफरीदी बात करें, शोएब अख्तर बात करें, तो ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के करता धरताओं को सोचना चाहिए। इनकी बातों पर वजन है और पाकिस्तान की क्रिकेट की बेहतरी के लिए बात कर रहे हैं ना। शाहिद आफरीदी के साथ क्या नहीं हुआ? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 2011 वर्ल्ड कप में आखिरी मूवमेंट में उसको कप्तान बनाया। इससे पहले इजाज भट्ट ने इसको कप्तान अनाउंस नहीं किया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने शाहिद आफरीदी जैसे क्रिकेटर के साथ नाइंसाफियों की इंतहा कर दी थी, मगर शाहिद आफरीदी ने क्रिकेट तो नहीं छोड़ी। वो क्रिकेट खेल के वर्ल्ड क्लास बॉलर बने, वर्ल्ड क्लास बैट्समैन बने। तो ये शाहिद आफरीदी साहब की बात 100% वजन है और इसको पॉजिटिव लेना चाहिए, नेगेटिव नहीं लेना चाहिए। और मोहम्मद आमिर को भी सोच समझ के बात करना चाहिए। पाकिस्तान की इन बातों से लोग, दूसरे मुल्क जो पड़ोसी मुल्क, हमारी इन बातों से अपने चैनल की रेटिंग बढ़ाकर ये चीजें नहीं होना चाहिए। अपनी घर की बात घर में बैठकर सलाह मशवरा करो।
रिस्पेक्ट करना चाहिए और एतमाद में लेके जाने खुद एतमाद भी करना चाहिए। मगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो मैनेजमेंट, दोबारा मैं कहूंगा नाअहल मैनेजमेंट हो, करता डरता वकार की बात करूं, मिसबा की बात करूं और यूनुस खान जो भी कल बड़ा प्यारा वकार यूनुस की बात कह रहे हैं ना, तो साजिद भाई आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इन शाहिद खान अफरीदी की बात सुननी चाहिए जो उनके चाहते नहीं है। वकार यूनुस साहब तो चौथा 5वां स्पेल अपना पूरा करें पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ, तो आपको लगता है कि इनके कहने पे सवाल वकार यूनुस से किया जाएगा वाकई? देखिए बड़े लोग शाहिद आफरीदी या शोएब अख्तर का प्राइम मिनिस्टर से मिलने जाएंगे, उनको करोड़ हिस्सा क्रिकेट के गिरती हुई साग है ना, उस पर ये लोग संभाल सकते हैं। अगर शाहिद आफरीदी की बात करूं, वसीम अकबर की बात करूं, क्या मोइन खान की बात करूं, इनको फ्रंट पे आना पड़ेगा। बहुत हो गया पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के साथ, खिलाड़ियों के साथ जिस तरह वकार ने और विजवा ने करा है ना, तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम तो कहीं 8वें में नजर नहीं आ रही है। वर्ल्ड कप 2021 में तो आप जीतने का तस्वुर भी नहीं कर सकते और इस मैनेजमेंट से जाएंगे तो अल्लाह ही हाफिज होगा। मेरा मौका सिर्फ ये जो ग्रेटेस्ट प्लेयर है ना, इसको फ्रंट पे आना पड़ेगा। और बिल्कुल, ग्रेटेस्ट प्लेयर को आपने फ्रंट पर आने का मशवरा दिया। साथ मोइन खान की आपने बात की, उनके साहबजादे आजम खान तो डोमेस्टिक क्रिकेट में एंट्री दे दी उन्होंने, लेकिन सिंध की टीम की कारकर्दगी को आप कैसा देखते हैं? यहाँ पे सिर्फ 10 मैच खेले उन्होंने और 1 मैच सिर्फ जीता है, 5 हारे हैं, 4 ड्रॉ हुए हैं। तो क्या बासित अली को तो बहुत जाना माना कोच समझा जाता था, लेकिन ये सिंध की परफॉर्मेंस को हुआ क्या आखिर? बहुत दुख के साथ कहना पड़ेगा, अफसोस के साथ कहना पड़ेगा, सिंध की कारकर्दगी एक सवालिया निशान है। और सिंध की अगर मैनेजमेंट की बात करूं, इनमें आपस में इतने इख्तिलाफात हैं, मैं आपको बता नहीं सकता। नहीं आप बताएं, आप तो जाने माने इसीलिए जाते हैं कि आप खुलकर बात करते हैं। पहले भी आपने खुलकर बात की थी तो कुछ लोगों ने आपको देखा देखी फिर सोशल मीडिया पर वो बात कही। यार मोहसिन, बात ये कल एक बबल की खिलाफ वर्जी हुई है और मैं मैच जैफरी को खराज जैफरीन पेश करता हूँ। और पाकिस्तान के जो अगर कहना चाहिए पाकिस्तान की फर्स्ट क्लास क्रिकेट के ऑफिशियली थे और सिंध के ड्रेस रूम में बैठे हुए थे और मैच रेफरी ने फौरी तौर पर नोटिस लिया। मैंने जो बुलाया और साबिक जो उसकी टीम को कोच थे उनको फौरी तौर पर वाजे भेज दिया गया। तो मैं आपके प्रोग्राम में बात करना चाहता हूँ, बोलना चाहता हूँ, देखो बबल की खिलाफ वर्जी नहीं करो, भवन के खिलाफ वर्जी करो। जो सेटअप नदीम खान ने आप लोगों को करके दिया है पाकिस्तान की हिस्ट्री में, ऐसा मैनेजर, ऐसा ऑर्गेनाइजर नहीं आया। मगर आप ये जिसका रिजल्ट ये दे रहे हैं, ये कारकर्दगी है। अगर बात की इन कोचों की आपस में इख्तिलाफात इतने, मैं आपको नाम लूंगा, आप कहोगे यार ये उसकी बुराई कर रहा है, उसकी बुराई, ये चीजें नहीं होनी चाहिए मेरे भाई। मूविंग पिच में सियासत के अलावा होता क्या है शाम में, मुझे बताइए। मूविंग पिच में वो कोच उसकी बुराई, वो आप कह रहे हैं कि कोचेस के बीच में जो इख्तिलाफात हैं उसकी वजह से सियासत के अलावा डोमेस्टिक क्रिकेट में कुछ नहीं हो रहा। और पाकिस्तान का दौरा भी साउथ अफ्रीका, और अब इस सीरीज जो करंटली पाकिस्तान की सीरीज चल रही है उसमें लग ये रहा है कि पाकिस्तान को नए बैट्समैन की ज़रूरत है। कामरान गुलाम और दीगर सऊद शकील वगैरह परफॉर्म भी कर रहे हैं, लेकिन उनको चांसेस भी इस सियासत की वजह से मिलने का कोई इम्कान नजर नहीं आ रहा। ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे तो मजीद डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। कहीं मत जाइए, देखते रहिए जी स्पोर्ट्स। वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। साबिक फर्स्ट क्लास क्रिकेटर साजिद खान साहब हमारे साथ मौजूद है। साजिद खान साहब, क्या कहेंगे कल के टेस्ट मैच के हवाले से? कहा जा रहा है कि पहला सेशन बहुत अहम होगा कौमी टीम के लिए। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और पाकिस्तान की अगर बात की जाए, ये पहला घंटा अगर पाकिस्तान आराम से खेले, पिच पे खड़ा हो, स्ट्रे करे तो हो सकता है थोड़ा बहुत बेहतर हो, मगर बहुत मुश्किल होगा 5वें दिन। जिस तरह के उनके बॉलर हैं, उनकी जो बॉल लेंथ और डायरेक्शन करते हैं, उनको आर्ट है बॉलिंग करना आता है। 700 टेस्ट विकेटें ली हुई उन्होंने। अगर सऊदी की बात की जाए, बहुत ही आला उन्होंने बॉलिंग कर रहे हैं। पिच को देखते हुए, लेंथ को देखते हुए बॉलिंग करते हैं, मगर हमारे बॉलरों की तरह नहीं, हमारे फील्डरों की तरह नहीं कैचेज छोड़ते। ये मैच हारने की निशानी होती है। तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम की अगर कारकर्दगी देखा जाए तो सवाल निशान है मैनेजमेंट की, खिलाड़ियों की, फील्डर की। आपके फील्डर उस तरह के फील्डर नहीं है जिस तरह के फील्डिंग करने वाले हो। आपका फील्डिंग कोच वहां पर उस तरह का नहीं है जिस तरह का होना चाहिए। जो वर्ल्ड क्लास फील्डर ऑस्ट्रेलियन था उसको आपने घर भेज दिया और लैकिंग में फील्डिंग कोच आप लेके गए। आपके लड़के फील्डिंग कोच करने को तरजीह नहीं देते, फुटबॉल खेलने को तरजीह देते। तो ये तमाम चीजें ग्राउंड में नजर आती है। भारत 5 मामले में स्टे कौन करेगा पिच पे? आप कह रहे हैं कि कोशिश है कि पहला सेशन अगर बचा लें तो फिर स्टे कर सकते हैं। सरफराज नहीं है वहां पे स्टे करने के लिए, बचाने के लिए टीम को। क्या उनको इस बार भी पानी पिलाने के लिए रखा गया था शान मसूद को?
देखिए शान मसूद की आप बात करें, शान मसूद आउट हो गया, आबिद आउट हो गया, मगर यहाँ पर अजहर अली और फवाद आलम जो काफी अरसे से पाकिस्तान टीम में मौजूद है, इंग्लैंड से न्यूजीलैंड तक, इनको पिच पे खड़ा होना, फवाद आलम को रोल प्ले करना पड़ेगा। गेम प्लान ये होना चाहिए कोच का, फवाद आलम को विकेट पे स्टे होना और अजहर अली को खेलना पड़ेगा। तो ये टीम जो पाकिस्तान की मैनेजमेंट गेम प्लान से जाएगी तो पिच पे खड़े होगी, मगर मेरे जराये ये बताते हैं पिच में बहुत ज्यादा टर्न भी होगा, पेस भी होगा और पाकिस्तान को सर्वाइव बिल्कुल आप जराव की बात कर रहे हैं तो ये भी बात की जा रही है, जैसे अगर ये मैच कहीं ना कहीं ऊंच नीच होती है तो हारिस सोहेल की हमने कारकर्दगी देखी कि काफ़ी मायूस कौन उनकी कारकर्दगी रही। कहा जा रहा है कि हो सकता है मैनेजमेंट इस बात पर अब गौर व फिक्र करे कि दूसरे टेस्ट मैच में सरफराज अहमद को एज अ बैट्समैन खिलाया जाए। देखिए ये तो बहुत अच्छी बात है, पहले ही टेस्ट में सरफराज को खिलाना चाहिए था। और सरफराज को अगर बात की जाए रिजवान की कारकर्दगी में निखार क्यों आया है, रिजवान को भी पता है मेरे पीछे वर्ल्ड क्लास विकेट कीपर मौजूद है, अगर मैं जरा सा भी हल्के आऊंगा तो मैं वो जगह नहीं देगा। तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम में एक काम बोल जाएगा, विकेट कीपर के पास बैकअप बहुत अच्छा रखा हुआ है, मगर दूसरे लोगों के पास बैकअप नहीं थे, वो रिलैक्स खेलते हैं। आप दोनों यहाँ आप दोनों आके जराए की बातें करें, मेरे जराए तो ये कह रहे हैं कि शायद साउथ अफ्रीका टूर में भी उनका नाम नहीं है सरफराज का। भाई हो सकता है, सही कह रहा होता ना, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, तुम्हारी अपने जरा है, तुम दोनों की बड़ी माशाल्लाह बहुत अच्छी आए और बहुत अच्छा प्रोग्राम कर रहे हो। देखो आप लोग जो बात करते हो आपकी बात में बड़ी वजन होती है, मगर मैं ये कहता हूँ ये तो ज्यादती है ना, मेरिट का कत्ल है। तो सरफराज को आप क्यों कैरी करो, तो सरफराज को कैरी करने का फायदा तो आपने उठा लिया। रिजवान की परफॉर्मेंस तो आपने 100% बेहतर कर ली। अगर सरफराज नहीं होता ड्रेसिंग रूम में तो रिजवान इतना अच्छा नहीं खेलता है, 100% नहीं देता, तो वो रिलैक्स खेलता है। तो सरफराज ड्रेसिंग रूम में मौजूद है तो रिजवान को बहुत 100% देना पड़ता है कि उसको पता है जहां भी मैं रिलैक्स होऊंगा वो। ठीक है साहिल खान साहब, आपका यही कहना था, आपका यही पॉइंट था कि सरफराज अहमद का टीम के साथ होना जरूरी है। बात कर रहे हैं पाकिस्तान के हवाले से, हमने बात की कि कल पाकिस्तान टीम को क्या करना चाहिए, पहला सेशन कितना अहम होगा टीम के लिए, लेकिन साथ साथ डोमेस्टिक की अगर बात करें तो डोमेस्टिक में हमने देखा ऑस्ट्रेलियन फास्ट बॉलर अजहर महमूद की निगरानी में प्रैक्टिस कर रहे हैं लाहौर में, और क्या कहना था उनका, पहले वो आपको सुनवाते हैं। First Australian to do it. Obviously it's a strange summer right now as well, so we're all playing cricket back home in Australia as well, so it's pretty different for me to obviously be over here and play in Pakistan. From the point of view of contributing to Southern Punjab, I'm hoping obviously to win the One Day Cup and to contribute wherever I'm needed in the side. So if I'm bowling up front or through the middle or death overs, whatever it is, I'm happy to contribute in any way. And obviously while I'm here, I'm here to learn as well, and hopefully teach a few of the younger players and you know really mingle with a few of the locals and learn stuff of each other. आज हमारा पहला सेशन था तो उस लड़के में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है उसको, अगर आप देखें तो ही कैन बॉल 150, अगर उसने बिग बैश में 150 पे बॉल किया था तो उसके पास पेस है, इज़ अ रॉ टैलेंट। पाकिस्तान डोमेस्टिक क्रिकेट में जाहिर सी बात है कोई बंदा आया है 145 पे बॉलिंग कर रहा है, डिफरेंट कल्चर से आया है, कंट्री से आया और पाकिस्तान में आगे खेलेगा, तो इससे हमारे प्लेयर्स को भी बहुत फ़ायदा होगा। उसके जो वर्क एथिक है, जो उसकी ट्रेनिंग के हिसाब से हमारे भी यंग लड़कों को सीखने का मौका मिलेगा। आई थिंक तो मेरे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर मैं उसकी स्किल्स को एनहांस करूं और अगर इंशाल्लाह ये अल्लाह करेगा फिर उसके बाद जाके ये ऑस्ट्रेलिया के लिए खेले और अपनी कंट्री के लिए खेले, इससे बड़े एजाज़ की बात तो किसी कोच के लिए भी कुछ नहीं हो सकती जब आप किसी को ट्रेन करो और वो जाके। जी हाँ, आपने सुना एरन समर्स ने क्या बात कही, शुएब अख्तर के जैसा बॉलर वो बनना चाहते हैं। अजहर महमूद ने भी उनके हवाले से इज़हार ख्याल किया। साथ साथ साहिल खान साहब, कुछ लोगों का ये कहना है कि एरन समर्स जैसे जो क्रिकेटर्स पाकिस्तान आकर खेलेंगे तो फिर पाकिस्तान में खेलने वाले क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ वैसे ही क्रिकेटर्स को मौका नहीं दिया जाता। बहुत इंपॉर्टेंट बात की और यकीनी तौर पर ये लॉबी के तहत आया। अजहर महमूद जो पाकिस्तान के साबिक बॉलिंग कोच है और आपने देखा कि मोहम्मद आमिर के उसमें बहुत अच्छा ये चल रहे हैं और विक्की के साथ उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट टीम में 2.5-3 साल उन्होंने काम किया और एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग लॉबी को स्ट्रेंथ चला रहे हैं। तो ये चीज तो ऑन रिकॉर्ड मौजूद है और मुल्तान सुल्तान भी करता है। तो ये तमाम चीजें मुश्ताक और अजहर महमूद यकीनी तौर पर जो काम करते हैं वो ऐसे नहीं अगले हो सकता है आने वाले वक्त में अजहर महमूद पाकिस्तान के नए बॉलिंग कोच हो, तो जो हमारे आजकल मार्केट में खबरें चल रही हैं जो लग रहा है, तो ये तमाम चीजें ऑन रिकॉर्ड मौजूद है। मगर आपके सवाल में वजन है, हमारे लड़कों में उससे ज्यादा टैलेंट लड़के हमारे यहाँ मौजूद हैं। मगर आपके मौजूदा चीफ सिलेक्टर जो हैं, जो रबड़ स्टैम्प है, वो क्या मेरिट पे सिलेक्ट करेंगे? नहीं, तो मेरिट पे सिलेक्ट कर ही सकते हो तो उनको टीम दे दी जाएगी, वो सिलेक्ट कर दी जाएंगे। यही यहाँ पर आपके साथ इत्तेफाक ही नहीं है। जो आपके चीफ सिलेक्टर मोहम्मद वसीम साहब है ना,
में वो जो अपनी ड्रेसिंग ही सही नहीं तो करते, साजिद भाई, उनको जिस क्या तरह select सिकंदर करेंगे? रजा यहाँ से छोड़ के जिम्बाब्वे गए थे, क्या एरन समर्स भी यही सोच के यहाँ पर आए कि इतने फारे की कोई बॉलर्स होंगे डोमेस्टिक में कि मुझे सेलेक्ट कर लेंगे ये लोग? मैंने आपको बताया ना, एक लॉबी होती है, लॉबी के तहत काम कर रहे हैं। अगर इनको इतना ही इंटरेस्ट है तो जाइए, कराची में जाइए, हैदराबाद में जाइए, सिंध में जाके टैलेंट को तलाश कीजिए और प्लेयर को लेके आइए। बना बनाया प्लेयर नेशनल क्रिकेट एकेडमी है, मार्केट को चमकाई जा रही है, मार्केट को उठाया जा रहा है। एक लॉबी जो होती है ना क्रिकेट की, और करता करता इसको हाइट बढ़ाने वाली बात कर रहे हैं। ठीक है, आप भी कह रहे हैं कि एक लॉबी के तहत ये सब कुछ किया जा रहा है पाकिस्तान क्रिकेट में। एक कॉलर हमारे साथ मौजूद है। कौन सा, आप कहाँ से क्या बात करेंगे? अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, क्या पूछना चाहेंगे? इस्लामाबाद से कैसे हैं? ठीक ठाक है जी जी। अच्छा, जहाँ तक कल के मैच का ताल्लुक है, देखिए मैच से फवाद आलम को बड़ा सा मौका मिला है, जो खेल रहा है, पिछले मैच में 100 भी किया, अगर उसने परफॉर्म किया। और फवाद ऐसा है कि जो लंबा स्टे विकेट पर कर सकता है अजहर के साथ। ठीक है, अगर तो पहली चीज तो ये, मैं प्रेडिक्शन ये है कि लाइन पर दोनों खेलते रहे ना, तो उसके बाद ये ड्रॉ के चांसेस बन सकते हैं जी। और डिपेंड ये करता है कि लगभग ये कितना स्कोर करते हैं, कि कैसे खेलते हैं, एक चीज। दूसरी बात ये कि आबिद अली बहुत तरह से, मतलब पहले थोड़ा बाहर गया खेलने के लिए, उसकी बैटिंग में टेक्निकल फ्लॉ तो है, ये इसमें कोई शक नहीं है, उसमें टाइम लगेगा। लेकिन यहाँ के ट्रैक्स में और वहाँ के ट्रैक्स में फर्क है। न्यूजीलैंड के जो बॉलर्स हैं वो हमसे बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, ये बात हकीकत भी है। उनका जेमिसन जिसने पहली इनिंग आउट किया आबिद को, उनको उसका ये है कि नए गेंद से वो बड़ा इफेक्टिव है। लेकिन अगर आप देखें ना, सेकंड न्यू बॉल के ऊपर सैम वो इतना इफेक्टिव नहीं है। खालिद साहब, आप ये कह रहे हैं कि टेक्निक जो आबिद अली की है वो मोहसिन सही नहीं लग रही। तो साजिद भाई, खालिद साहब ने सवाल किया ऑल द वे फ्रॉम इस्लामाबाद, वो कॉल कर रहे थे, वो कह रहे हैं कि शुड दे सर्वाइव, कैन दे सर्वाइव द फर्स्ट सेशन? फवाद आलम और अजहर अली अगर खड़े रहते हैं और पहला सेशन सर्वाइव कर जाते हैं तो मैच ड्रॉ की जानिब जा सकता है। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है शुरू का पहला घंटा, और पहले घंटे में डिसाइड होगा न्यूजीलैंड जीतेगी एक मैच आगे जाकर। मेरे अपने जराए बताते हैं, पिच को देते हुए 5वां दिन बहुत इंपॉर्टेंट होगा, और इंग्लैंड की तरह नहीं होगा। न्यूजीलैंड पाकिस्तान को उड़ा देगी, आउट कर देगी। न्यूजीलैंड के फास्ट बॉलर में इतनी सलाहियत है, लेंथ और डायरेक्शन पे गेन करने वाले, शॉर्ट पिच करेंगे, आगे करेंगे, कंट्रोल बॉलिंग करेंगे, और हमारे बैट्समैन को उस तरह की टैकलिंग रहेंगे, पिच पे खड़े रहने वाली टैकलिंग रहेंगे। बैटिंग कंसल्टेंट यूनुस खान काम नहीं कर रहे, मगर पाकिस्तान क्रिकेट टीम की दोबारा यूनुस खान की तरफ मैं आता हूं, क्या उस तरह उन्होंने काम किया। आबिद अली की बात करूं, फवाद आलम की बात करूं, शॉर्ट पिच पे हारिस सोहेल की बात करूं कि उन्होंने किस तरह की परफॉर्मेंस दिखाई। पास फ्री हो रही है, फहीम अशरफ को क्रेडिट देने पे, रिजवान को क्रेडिट देने पे, रिजवान ने बिल्कुल क्रेडिट मिलना चाहिए मोहम्मद रिजवान को, जो पहले टेस्ट मैच में कप्तानी कर रहे हैं। साथ साथ हमने क्रिकेट की तो बात की, हमारा शो ऐसा एक प्लेटफॉर्म है जहां तमाम ही स्पोर्ट्स को उजागर किया जाता है, उनके सवालात उठाए जाते हैं। तो हॉकी के हवाले से एक मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के सीनियर रहनुमा हैं, उन्होंने क्या बात कही हॉकी के हवाले से, पहले वो आपको सुनवाते हैं। हॉकी हमारा कौमी खेल है, लेकिन ये कौमी खेल हुक्मरानों को नहीं पता, इस बात का अफसोस है। और ना ही चारों सूबों की हुकूमतों ने हॉकी के फ़रोग के लिए कोई इक़दाम किया, और ना ही विफाकी हुकूमतों ने पिछले अदवार में कोई इक़दाम किया। प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान खुद क्योंकि क्रिकेट से वाबस्ता हैं, तो मेरी उनसे भी अपील है कि हमारा कौमी खेल हॉकी है। क्रिकेट हम यकीनन, हम क्रिकेट में भी हमने बहुत नाम कमाया है, लेकिन जिस तरह कमर्शलिज्म क्रिकेट को फ़रोग देता है, उसी तरह हॉकी और फुटबॉल को नहीं देता। तो इसी तरह जिस तरह PSL का इनेकाद हुआ है, इसी तरह पूरे मुल्क में हमारे कौमी खेल का भी इनेकाद होना चाहिए। हमारे चारों सूबों के स्पोर्ट्स मिनिस्टर इस मामले में बहुत ही शदीद तरीन गफलत का शिकार हैं, और ये कौमी खेल हमारे निसाब में है, ये कौमी खेल हमारे आइन में है, ये कौमी खेल हमारे इंटरनेशनली हमारी नुमाइंदगी करता है। लेकिन जो इसकी बदहाली है वो बहुत ज़्यादा जो है ना, वो सवालिया निशान है। ठीक है, MKM रहनुमा है ख्वाजा अज़हरुल हसन, वो कह रहे हैं कि कौमी खेल है हॉकी, लेकिन बदहाली का शिकार है, इसको बेहतर करने की हुकूमत को ज़रूरत है। खैर, हॉकी पे भी बात की आज हमने प्रोग्राम में, लेकिन साथ साथ बात करेंगे कुछ पाकिस्तान फ़ुटबॉल फेडरेशन के जो इलेक्शंस हैं, इंतखाबात हैं, उसको साफ़ व शफाफ बनाने के लिए जो फ़ैसले किए जा रहे हैं वो थोड़े तल्ख फ़ैसले हैं। सरबरा थे नॉर्मलाइजेशन कमेटी के फ़ीफ़ा की जानब से जो बनाई गई थी, उनके बाद अब सेक्रेटरी की भी छुट्टी कर दी गई है। सबा पाशा लाहौर से हमारी नुमाइंदा हमारे साथ मौजूद हैं। सबा, क्या डिटेल्स हैं मज़ीद इस खबर से मुतालिक?
जी बिल्कुल, पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन मेंबर नॉर्मलाइजेशन कमेटी मुजाहिदुल्लाह और जनरल सेक्रेटरी मुनीज़ ज़ैनली ने तहकीकाती रिपोर्ट जो है वो पेश कर दी गई है, जबकि रिपोर्ट के पेश नज़र सूबाई और ज़िली कमेटियों को बदस्तूर मुअत्तल रखने का जो है वो फैसला भी कर दिया गया, जबकि पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के इंतखाबी अमल को साफ और शफाफ रखने के लिए भी फैसले किए जा रहे हैं। जबकि BFF की जानिब से ये बताया जा रहा है कि रिपोर्ट के मुताबिक सिंध की भी सूबाई और ज़िले कमेटियों को मुअत्तल रखा जाएगा और चेयरमैन नॉर्मलाइजेशन कमेटी मुनीर अहमद सुदाना ने भी नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसके साथ साथ मैं अपने फुटबॉल फैंस को एक और अपडेट बताती चलूँ कि नॉर्मलाइजेशन कमेटी के सरबराह के बाद जो है अब सेक्रेटरी की भी छुट्टी हो गई है, जबकि मुनीज़े पर बहुत ज़्यादा इल्ज़ामात थे। फेवरेटिज्म के इल्ज़ामात के बाद जो है मुनीज़े 31 दिसंबर को सेक्रेटरी का ओहदा छोड़ देंगे, जबकि मुनीज़े का कॉन्ट्रैक्ट जो था वो 31 दिसंबर को मुकम्मल हो रहा था। साथ ही साथ मुनीज़े अपने अहदे पर जो है बताया जा रहा है कि मज़ीद काम नहीं करना चाहती हैं, जबकि ये भी बताती चलूँ मैं आपको कि मुनीज़े पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन की पहली खतून जनरल सेक्रेटरी। हम उम्मीद करते हैं सबा के इलेक्शंस जो हैं वो साफ और शफाफ अंदाज में हो जाएं, क्योंकि फैसल साले हयात का दौर था, तब से करप्शन जो फीफा जो पाकिस्तान की फुटबॉल फेडरेशन है उसके अंदर चल रही थी। तो उम्मीद करते हैं कि फुटबॉल बेहतरी की जानी जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया सबा, आपने प्रोग्राम में इस डिटेल्स से हमें आगाह किया। साथ साथ साजिद खान साहब हमारे साथ मौजूद, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का अख्ताम हुआ, इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।